हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और टॉप 10 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रैल मई 2023 का जो करंट अफेयर्स है, जो इंडिया और स्टेट लेवल के करंट अफेयर्स है, वो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने स्कीम से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स जो इंडिया के करंट अफेयर्स है या इंडिया की स्कीम है या स्टेट वाइज स्कीम है, वो मैं आप सबके लिए लेके आया था। और आज मैं लेके आ रहा हूँ अप्रैल मई की जो करंट अफेयर्स है, टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वो मैं लेके आया हूँ। ओके, तो जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो पूरे पूरे वीडियो देखिए और देखकर करंट अफेयर्स के जो 10-10 क्वेश्चन है उसको समझने का और अपने माइंड में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी इसी सब तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में और उस वक्त लगता है कि यार काश पढ़ लिया होता। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई चेंगो डुमालेसिस किस प्रजाति से संबंधित है? जो खोजी गई चेंगो डुमालेसिस है वो किस प्रजाति से संबंधित है? गेको, मकड़ी, सांप या कछुआ? ओके, तो किससे संबंधित है? हाल ही में जो खोजी गई है ये चेंगो डुमालेसिस, ठीक है, तो वो है गेको। ओके, किससे संबंधित है? गेको से। अब गेको है क्या? तटीय केरल, गोयला जमीन में रहने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति है। याद रखिएगा किसकी प्रजाति है ये? छिपकली की नई प्रजाति है। यह उत्तरी केरल में निचली पहाड़ियों और तटीय जंगल के स्थानिक हैं। याद रखिएगा कहाँ पे? छिपकली की एक प्रजाति है गेको। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ खोजा गया है? केरल में। ओके, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। तो उत्तरी केरल के पहाड़ियों के तटीय जंगल के स्थानिक है यहाँ पे। चेंगो डुमालेसिस एक छोटी निशाचर प्रजाति है जो जंगलों में पत्ती, कूड़े और चट्टानों के बीच जमीन पर पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी केरल के तटीय जंगलों से जमीनों पर रहने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। ओके, तो याद रखिएगा ये क्या है? गेको है, जो छिपकली की प्रजाति है जो कि नई नई खोजी गई है। और कहाँ खोजी गई है? केरल के तटीय प्रदेश में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, अभी अभी खोजा गया है। नेक्स्ट, किस संस्था ने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्डों में अस्थायी सीटों वाली व्यक्तियों के अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या एनएसई? सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्डों में अस्थायी सीटों वाली व्यक्तियों के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया कि इस तरह के अस्थायी सीट नहीं बनाए जाएंगे। तो किसने किया? सेबी ने। ओके, तो आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा सामग्री घटानों का समय पर प्रक्रियाकरण सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने मानदंडों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिससे घटनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए एक मात्रात्मक सीमा शुरू की जाएगी। ओके, याद रखिएगा जो क्वांटिटेटिव लिमिटेशन है वो शुरू की जाएगी। नियामक ने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्डों में अस्थायी सीटों वाली व्यक्तियों के अभ्यास को खत्म करने का फैसला कर लिया है कि अब ये अस्थायी सीट नहीं रखे जाएंगे। नेक्स्ट, जो काफ़ी मुद्दे में रहा है और सबके मोबाइल में एक बार ये मैसेज जरूर गया है। ओके, तो एनपीसीआई के अनुसार सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए कितना प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा? याद रखिएगा सामान्य यूपीआई भुगतान, ठीक है। और बहुतों को ये डाउट है कि कहीं हम यूपीआई जो दे रहे हैं उसमें तो पैसे नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तो याद रखिएगा यूपीआई अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, यानी 0% इंटरेस्ट लगता है। यानी हमें अभी बहुत के मुंह से सुन रहे होंगे, अब पैसा देने पे हम चार्जेस कटेगा, इतना कटेगा, उतना कटेगा। तो याद रखिएगा यूपीआई के भुगतान पे कोई भी चार्जेस नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार 2023 तक नियमित बैंक से बैंक यानी यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। एनपीसीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है का मालिक है और इसे चलाता है, ने कहा है कि उसने केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई मर्चेंट लेन देन पर यूपीआई लेन देन पर शुल्क लागू किया है। याद रखिएगा वो तभी होगा जब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जब यूज होगा, पीपीआई मर्चेंट के अनुसार जब हम लेन देन करेंगे उस पे शुल्क लगाना होगा। ओके, ऐसे अगर हम किसी दोस्त को या किसी को यूपीआई से पैसे दे रहे हैं वहाँ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम कोई चार्जेस खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, उस पे ये यूपीआई फंड लागू होता है।
ओके, तो इस तरह के यूपीआई फंड है, याद रखिएगा। कौन लगाता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार ये बैंक के लेन देन पे कार्यरत है, और जो करता है वो है यूनिफाई पेमेंट इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट, किस संस्था ने ई विजिल ऐप लॉन्च किया है? किस संस्था ने ई विजिल लैंप जो ऐप है वो लॉन्च किया है? भारत के चुनाव आयोग ने। याद रखिएगा, ई विजिल ऐप काफ़ी डिमांडेबल ऐप है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में फास्ट ट्रैक शिकायतों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा ई विजिल ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा, फास्ट ट्रैक शिकायत कि अगर आप शिकायत करते हो तो तुरंत उसका निवारण किया जाएगा। यह वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू करने और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सबसे अधिक पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सबसे अधिक पुरस्कार मिला है तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, अगर आप देख रहे हो करंट में, तो सबसे ज़्यादा करंट में जो न्यूज़ में है वो तेलंगाना ही है। ओके, तो क्या है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 को हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 17 एसएचजी के साथ संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया था। ओके, और अभी अभी गोरखपुर और बाराबंकी के भी पंचायतों को मिला है। तेलंगाना ने 2021-22 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत 7 विकास पुरस्कार, ओके, डीडी यूपीएसवीपी को 27 विभिन्न श्रेणियों में 8 जीते हैं। इसमें से इसके बाद केरल को और 4 और जम्मू कश्मीर को 3 और महाराष्ट्र को 3 पुरस्कार मिले हैं। ओके, यानी सबसे ज़्यादा तेलंगाना को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, खबरों में रहा अल उला डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा, जो खबरों में रहा है अल उला डिक्लेरेशन, ठीक, वो कहाँ से? रूस, कतर, इजराइल या ईरान से है। तो याद रखिएगा, ये कतर से संबंधित है अल उला डिक्लेरेशन। अल उला घोषणा के क्रियान्वयन पर अनुवर्तित कार्रवाई के लिए अबू धाबी में यूएई और कतर के प्रतिनिधियों के बीच चौथा संयुक्त बैठक 2023 में आयोजित की गई है। याद रखिएगा, चौथा संयुक्त बैठक है। अल उला घोषणा, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, ने उत्तर के साथ विवाद को सुलझाया और जीसीसी देशों के बीच एकता और संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया है कि हम सब एक होकर काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, 2023 में किस शहर के पास द्विवर्षीय समन्वित अभ्यास प्रस्थान अभ्यास आयोजित की गई है? याद रखिएगा, किस शहर में प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया है? चेन्नई, पंजिम, मुंबई, कोलकाता। ओके, तो याद रखिएगा, मुंबई में। किस शहर में है ये? मुंबई में। प्रस्थान अभ्यास एक द्विवर्षीय समन्वित अभ्यास है जो भारतीय रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के बीच वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह हाल ही में मुंबई के अपतटीय विकास क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। यह तेल उत्पाद प्लेटफॉर्मों में होने वाली आकस्मिकताओं को दूर करने के उपाय को मान्य करता है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्द ही निवारण किया जा सके, ऐसे लिए इस तरह के बैठक या जो अभ्यास है वो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने दूसरे G20 वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की है? अभी अभी हुआ है, तुरंत, ठीक है। तो किस देश ने किया है? भारत, चीन, यूएसए, श्रीलंका। तो याद रखिएगा, भारत। ओके, G20 वित्त मंत्रालय के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की है भारत, और इसमें अपना जो राज्य है उसमें भी काफ़ी झंडे लहराए गए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की 2023 बसंत बैठकों में भाग लेने के लिए G20 बैठक, निवेशक, द्विपक्षीय बैठकों व अन्य संबंध बैठकों के साथ वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वित्त मंत्रालय सीतारमण और RBI शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से दूसरी G20 वित्त मंत्रालयों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओके, तो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, अखौरा किस देश का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है? अखौरा किस देश का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है? तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। तो अगरतला अखरौला नई रेल लिंक परियोजना का निर्माणाधीन रेल लिंक परियोजना है। याद रखिएगा, ये करंट से रिलेटेड है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अगरतला अखौरा नई रेल लिंक परियोजना का निर्माणाधीन रेल लिंक परियोजना है जो अगरतला, त्रिपुरा और अखौरा बांग्लादेश को जोड़ती है। याद रखिएगा, अगरतला यानी त्रिपुरा और अखौरा बांग्लादेश को जोड़ती है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह परियोजना गेम चेंजर साबित होगा और भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना के तहत निश्चिंतपुर रेलवे यार्ड के बगल में एक एकीकृत चेक पॉइंट होगा जो यात्रियों को अगरतला अखरौरा रेल लिंक
स्टेशन से जोड़ेगा। ओके, तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश का रेलवे स्टेशन है जो अगरतला से जोड़ेगा और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता है जो काफ़ी डिमांडेबल है और बहुत बढ़िया भविष्य तय कर सकता है। नेक्स्ट, किस संस्था ने ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है? किस संस्था ने ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या एनएससी? ठीक, तो याद रखिएगा आरबीआई ने किया है ग्रीन डिपॉजिट स्वीकृति। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विनियोजित संस्था आरई को ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए रूपरेखा की घोषणा की है। विचार देश में एक हरित वित्त परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना और विकसित करना, यह ढांचा 1 जून 2023 से लागू हो जाएगा। ओके, यानी हम हर चीज़ एक हरित तरीके से करेंगे, यानी जहां पेज के जो पेज का फॉर्मेट है वो कम से कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि पेड़ पौधे हमारे बचे रहें। इसी तरह और भी सारी चीज़ें जो सुरक्षित रखने के लिए कारगर होगा वो किया जाएगा। ओके, जो कि 1 जून 2023 से लागू हो जाएगा। तो ये थे टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर से रिलेटेड है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अगर कोई और भी करंट या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीचिंग वैकेंसी और एसएससी और रेलवे के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।